उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट है रुधौली। ये सीट आप कह सकते हैं किसी भी एक पार्टी की जागीर नहीं है। हर 5 साल में यहाँ का वोटर अपना मिजाज बदल देता है। तो आज हम सिर्फ आंकड़ों में नहीं उलझेंगे, नहीं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रुधौली की जमीन क्या कहती है, वहाँ के लोग असल में चाहते क्या हैं, और सबसे जरूरी, क्या यहाँ एक स्थायी जीत का कोई फॉर्मूला, कोई ब्लूप्रिंट हो सकता है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम रुधौली की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर चुनावी आंकड़ों और इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, और आखिर में इन सब धागों को जोड़कर एक कामयाब गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सियासी पहेली को सुलझाने का पहला कदम होता है उस जगह की नब्ज को पकड़ना। तो सवाल ये है कि रुधौली की असल कहानी क्या है, वहां लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है। तो रुधौली है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का एक ग्रामीण इलाका। यहाँ की राजनीति आप कह सकते हैं खेतों की पगडंडियों से ही गुजरती है। और एक बात गौर करने वाली है, पिछले 10 साल में यहाँ वोटरों की संख्या बढ़ी है। 2012 में करीब 3.5 लाख से 2022 में 4.25 लाख के पार। इसका मतलब सीधा है, यहाँ लोगों की सियासी समझ भी बढ़ रही है और उनकी उम्मीदें भी। तो ये जो उम्मीदें बढ़ रही हैं, वो किन सच्चाइयों से टकरा रही हैं? सबसे पहले तो है खेती का संकट। जरा सोचिए उस किसान के बारे में। खेती के सामान पर जीएसटी की मार, गन्ने के पैसे का महीनों तक इंतजार, और ऊपर से आवारा पशुओं से फसल बचाने की जद्दोजहद। फिर आती है महंगाई, जिसने तो हर घर का बजट ही बिगाड़ कर रख दिया है। और इन सब के साथ साथ टूटी फूटी सड़कें, सेहत और पढ़ाई लिखाई का अधूरा इंतजाम। ये सिर्फ चुनाव के मुद्दे नहीं है, नहीं, ये रुधौली की रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकतें हैं। अच्छा, तो जमीनी हकीकत तो हमने देख ली। अब जरा ये समझते हैं कि इन सारी परेशानियों का असर वोटों पर कैसे पड़ा। 2022 के चुनाव के नंबर हमें क्या कहानी सुनाते हैं? ये देखिए, पिछले 3 चुनावों के नतीजे। ये अपने आप में रुधौली के मिजाज की पूरी कहानी है। 2012 कांग्रेस, 2017 बीजेपी, 2022 समाजवादी पार्टी। मतलब साफ है, कोई भी पार्टी अपनी जीत दोहरा नहीं पाई। 2022 में समाजवादी पार्टी ने जीत तो हासिल की, पर सवाल यह है कि वो जीत कितनी ठोस थी। सिर्फ 6.5%। जी हां, 2022 में जीत और हार का फासला बस इतना ही था। सियासी जुबान में से कहते हैं एक बहुत ही नाजुक जनादेश, एक ऐसा मैंडेट जो अगली बार किसी भी करवट बैठ सकता है। अब ये चार्ट देखिए, ये एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता है। 2017 में बीजेपी ने करीब 41% वोट के साथ एक मजबूत जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी सिर्फ 37% वोट पर ही जीत गई। मतलब समझिए, सत्ता तो बदल गई, लेकिन जीतने वाली पार्टी का वोट शेयर पहले वाले से भी कम था। यह साफ इशारा है कि वोटर किसी से भी 100% खुश नहीं है। और इस नाजुक जनादेश की एक बहुत बड़ी वजह यहां छिपी है। रुधौली में लगभग 45% लोग वोट डालने ही नहीं जाते। ये जो खामोश वोटर है ना, ये किसी भी चुनाव का पासा पलट सकते हैं। और यहीं हमें एक बात याद रखनी चाहिए, हमारे संविधान ने हर नागरिक को अपनी बात कहने, अपनी गरिमा बनाए रखने का अधिकार दिया है, और एक जानकार वोटर के तौर पर वोट डालना उस अधिकार का सबसे बड़ा इस्तेमाल है। ये जो खामोश बहुमत है, इसे जो समझ लेगा, रुधौली का भविष्य वही तय करेगा। तो ये जो सीट का मिजाज बार बार बदलता है, इसे और बेहतर समझने के लिए चलिए जरा वक्त में थोड़ा और पीछे चलते हैं। रुधौली का सियासी इतिहास हमें क्या सिखाता है? पिछले 30 साल का इतिहास आपके सामने है। सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, आप नाम लीजिए, हर बड़ी पार्टी ने यहां जीत का परचम लहराया है। पैटर्न बिल्कुल साफ है। रुधौली का वोटर किसी एक पार्टी का होकर नहीं रहता, वो हर चुनाव में अपने सारे ऑप्शन खुले रखता है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। यहां वोट शेयर में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव होता है कि हर पार्टी को हर चुनाव में बिल्कुल जीरो से अपना सपोर्ट बेस बनाना पड़ता है। सीधी सी बात है, यहां जीत को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हर चुनाव एक नई जंग है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि क्या हो रहा है। अब असली सवाल पर आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? रुधौली की इस सियासी उठापटक के पीछे कौन से सामाजिक समीकरण हैं, कौन से सिस्टमिक कारण हैं? देखिए, मोटे तौर पर यहां हर चुनाव में 2 सामाजिक गठजोड़ टकराते हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी का कोर यादव मुस्लिम वोट बैंक, जिसे 2022 में कोयरी समुदाय का भी साथ मिला, और दूसरी तरफ बीजेपी का गैर यादव ओबीसी और सवर्ण जातियों का गठबंधन। अब हार जीत इस बात पर तय होती है कि कौन सा खेमा अपने कोर वोट के अलावा
बाकी छोटे छोटे समुदायों को अपने पाले में लाने में कामयाब होता है। लेकिन बात सिर्फ सामाजिक समीकरणों की नहीं है। समाजवादी पार्टी के सामने कुछ अपनी अंदरूनी चुनौतियां भी हैं, जैसे पार्टी की एक यादव सेंट्रिक छवि का बनना, जिससे दूसरे समुदाय शायद थोड़ा दूर महसूस करते हैं। इसके अलावा बूथ लेवल पर संगठन का कमजोर होना, पार्टी के अंदर गुटबाजी और वोटरों से सीधा फीडबैक लेने के सिस्टम का ना होना, ये वो चीजें हैं जो एक नाजुक जीत को एक ठोस बहुमत में बदलने से रोकती हैं। तो इन सब बातों के बाद सवाल फिर वहीं आकर रुकता है कि इतने बदलते हुए सियासी माहौल में एक मजबूत और टिकाऊ बहुमत बनाने का रास्ता आखिर है क्या? सिर्फ एक बार चुनाव जीत लेना तो काफी नहीं है, उस जीत को बरकरार कैसे रखा जाए? तो चलिए अब विश्लेषण से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और ये सिर्फ 2027 में चुनाव जीतने का कोई नुस्खा नहीं है, नहीं, ये एक असरदार और लोगों पर केंद्रित, एक जन केंद्रित गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट के वैसे तो कई हिस्से हैं, पर 3 पिलर सबसे अहम हैं। पहला, सही उम्मीदवार। ऐसा उम्मीदवार जो लोकल हो, जिसकी अपनी साख हो और जिसे हर बिरादरी में इज्जत मिले। दूसरा, सही मैसेजिंग। ऐसा संदेश जो लोगों की असली तकलीफों जैसे महंगाई और बेरोजगारी का ठोस हल बताए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है समावेशी पहुंच, मतलब अपने कोर वोट बैंक के दायरे से बाहर निकलकर हर एक समुदाय तक पहुंचना। बूथ की मजबूती और लोगों से सीधा संवाद, ये सब इसी नींव पर खड़ा होगा। तो संदेश कैसा हो? सिर्फ खोखले नारे नहीं, बल्कि ऐसे वादे जिनका लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़े, जैसे किसानों की कर्ज माफी का वादा, खेती के औजारों पर सब्सिडी, एमएसपी यानी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस सेवा, और हां, महंगाई जैसे बड़े मुद्दों पर मौजूदा सरकार की नाकामियों को आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ लोगों के सामने रखना। और सबसे अहम, समावेशी पहुंच। ये जो एक धारणा है यादव आधिपत्य की, उसे तोड़ने के लिए दूसरे समुदायों के लोगों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां देनी होंगी। घर घर जाकर हर समाज की, हर तबके की शिकायतें सुननी होंगी, समझनी होंगी। ये सिर्फ वोट बटोरने की कवायद नहीं है, ये भरोसा बनाने की प्रक्रिया है। और आज के दौर में भरोसा बनाने का एक और जरूरी नियम है लोगों की निजी जानकारी और उनकी निजता का सम्मान करना। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून डीपीडीपी भी तो यही कहता है, जब आप किसी से उनका डेटा लेते हैं तो उनकी सहमति, उनकी प्राइवेसी, इसका ध्यान रखना आपकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। एक सच्चा सबका साथ इसी भरोसे और सम्मान से शुरू होता है। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी कवायद सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है। इसका मकसद इससे कहीं बड़ा है, सियासत से भी बड़ा एक मकसद। असल मकसद है एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक नया सामाजिक अनुबंध बनाना। एक ऐसा अनुबंध जो जमीन पर किए गए काम, सबकी तरक्की और आपसी सम्मान की नींव पर टिका हो। एक ऐसा रिश्ता जहां नेता सिर्फ वादे नहीं करें, बल्कि उन्हें पूरा करके दिखाएं। जहां तरक्की का फायदा कुछ खास लोगों तक नहीं, बल्कि हर एक इंसान तक पहुंचे। और जहां समाज में हर व्यक्ति को गरिमा और सम्मान मिले। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमारा पता है mgr@blueprintstrategies.ai, या आप हमें 08042041602 पर कॉल कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य राजनीति से परे एक उद्देश्य,